कॉन्सेप्ट है, एक इसके अंदर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, एक इसके अंदर पावर का कॉन्सेप्ट है। यू नो एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लेकर लास्ट किसी लेक्चर में मैंने आपको कुछ ना कुछ पढ़ाने की कोशिश की है। क्या पढ़ा है जनाब साहब? एनर्जी को लेकर, सॉरी एनर्जी नहीं, वर्क को लेकर पढ़ा है। क्या पढ़ा है वर्क के बारे में? ओ लेवल वाला बच्चा कहता है W=FD, क्या कहता है? ए लेवल वाला बच्चा क्या कहता है? W= या तो F.D या फिर FD cos थीटा। क्या कहते हैं जनाब साहब? FD cos थीटा। अब ये अगर मैं कहूं कि मेरे पास वर्क का फॉर्मूला क्या है, W=FD cos थीटा, तो ये FD cos थीटा का कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए होंगे। एक ऑप्शन ये है कि आपने वर्क को कैसे डिफाइन किया। वर्क इज सेड टू बी डन इफ व्हाट? इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स सम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस डेफिनेशन में कितनी बातें हैं? तीन। फोर्स इज अप्लाइड, F आ गया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, D आ गया, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों को सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके लिए cos थीटा आ गया। बात खत्म भाई। किसको मसला इस बात से? लेकिन आपको मैंने इन पे बता दिया कि मेरे सिलेबस वाला क्या नहीं करता। मेरा सिलेबस वाला ये कहता है कि भाईजान डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा सिलेबस नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट भी तुम्हारा सिलेबस नहीं है, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये भी तुम्हारा सिलेबस नहीं है। उसने तो कह दिया जो उसने कहना था, लेकिन मैं अपने दिमाग से चलता हूं, मुझे कुछ चीजें अपने हिसाब से समझानी होती हैं। मुझे लगता है एज अ नॉलेज वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बच्चे को पता होना चाहिए। अगर उसको एडिशन ऑफ वेक्टर्स आती है, उसको अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आती है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का भी पता होना चाहिए। हाँ, मैं डिवीजन ऑफ वेक्टर्स तक नहीं जा रहा। कहाँ नहीं जा रहा? अब पता नहीं वहां कितने तरीके होंगे। हाँ जी, मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में रहूंगा। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में मैं बस आपको ये मिसाल देना चाहता था, कौन सी वाली? वर्क वाली और मोमेंट वाली, कि वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कभी कभार उनको मल्टीप्लाई करके जवाब की नोयत स्केलर होती है, कभी कभार उनको मल्टीप्लाई करके जवाब की नोयत वेक्टर जैसी होती है। तो मैथ्स ने एक तरीका इजाद कर दिया है। मैथ्स ने क्या तरीका इजाद कर दिया है कि तुम्हारे पास वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के ही दो तरीके होंगे, या तो तुम डॉट वाले तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना, या तुम क्रॉस वाले तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना। मैं समझता हूं वर्क कौन से वाले तरीके का मल्टीप्लीकेशन है? वर्क डॉट वाले तरीके का मल्टीप्लीकेशन है। और अगर मैंने मोमेंट पढ़ाया कभी आपको, तो वो किस तरीके की मल्टीप्लीकेशन होगी? वो क्रॉस वाले तरीके का मल्टीप्लीकेशन होगा। इसकी वजह क्या है कि वर्क के केस में जवाब जो है वो क्या होता है? स्केलर होता है। और वेक्टर के उसमें मोमेंट के केस में जो जवाब होता है वो क्या होता है? वो वेक्टर होता है। या वर्क के केस में जो डिस्टेंस और फोर्स होती है दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। मोमेंट के केस में जो डिस्टेंस और फोर्स होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए एक तरफ कॉस कंपोनेंट आ जाता है, दूसरी तरफ साइन कंपोनेंट आ जाता है, एक तरफ स्केलर जवाब आता है, दूसरी तरफ। तो खैर, मैंने आपको आपके सिलेबस में से बाहर जाकर एक डॉट प्रोडक्ट का सवाल, एक डॉट प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन दी और एक क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन दी। उसके बारे में, डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जितना आपको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट समझ नहीं आया तो क्या करें? खड्डे में भेजें भाई, हमारे सिलेबस की बात ही नहीं। उसने ना मुझसे डॉट पूछना है, ना उसने मुझसे क्रॉस पूछना है, ना उसने मुझसे स्केलर प्रोडक्ट पूछना है, ना उसने मुझसे वेक्टर प्रोडक्ट पूछना है। अगर आप मुझे स्पेसिफिकेशन दें तो मेरे लिए शायद आसान हो जाए ये बताना कि जनाब साहब वो क्या अल्फाज हैं जो मुझे अदा करने हैं वर्क को डिफाइन करने के लिए। देखते हैं इसने स्पेसिफिकेशन में क्या अल्फाज अदा किए हैं। इसने कहा जनाब साहब तुम वर्क को ना अंग्रेजी लिखकर डिफाइन ही ना करना। वर्क को कैसे लिखना? वर्क डन इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कहता भाई तुम यही लिख देना, तुम ये डॉट प्रोडक्ट लिखने की कोशिश ना करना, स्केलर प्रोडक्ट भी लिखने की कोशिश ना करना। वर्क को कैसे डिफाइन करना? ऐसे ही कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड क्या, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ट्रेवल्ड इन द क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन हाँ एक बात है, कहता है भाई तुम्हें एफ डी कॉस थीटा का लाजमी पता होना चाहिए, बिकॉज जब तुम सेम डायरेक्शन की बात करोगे उसके लिए अगर तुम्हें फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ा या उसके लिए तुम्हें डिस्टेंस को रिजॉल्व करना पड़ा, तो
फोर्स को रिजॉल्व करोगे ऑन द डिस्टेंस या डिस्टेंस को रिजॉल्व करोगे ऑन द फोर्स, तो दरमियान में जो एंगल होगा उसका कॉस कंपोनेंट ही सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स डेवलप करेगा। बहरहाल आई थिंक मैंने जो समझाना था मैं आपको इसके बारे में समझा चुका हूं कि वर्क डन की क्या सीन है जी। वर्क डन इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड अ डिस्प्लेसमेंट इज ट्रेवल्ड इन द क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए। E इज इक्वल टू 0 क्या कहते हैं एनर्जेटिक्स में? वर्क डन नहीं, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली नहीं आ रही। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बल्कि इसको ऐसे लिखना चाहिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? बराबर हैं, या डेल्टा के ई क्या है? वो 0 है। कोई काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली नहीं आ रही है। ये पेज के हेडर पे लिख के वापस आ जाइए। खैर, एक लफ्ज था कांस्टेंट स्पीड जो हमारे बहुत सारे सवालों में आता है, जिसको हम अगर काइनेमेटिक्स का सवाल हो तो हम कहते हैं यू और वी बराबर है, अगर डायनेमिक्स का सवाल हो तो हम कहते हैं फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स बराबर है, अगर एनर्जेटिक्स का सवाल है तो हम कहते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है। ओके, वर्टिकल हाइट आपके सामने है। देयर इज ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स कितनी है इसके ऊपर? इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स है कितनी? 1600 न्यूटन। इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स है कितनी? 1000 न्यूटन। इसका मास है कितना? 300 किलोग्राम्स। अब सवाल यह है, मुझे इसका काइनेमैटिक्स डिस्कस करना है, मुझे इसका डायनामिक्स डिस्कस करना है, या मुझे इसका एनर्जेटिक्स डिस्कस करना है। देखते हैं नीचे उसने क्या पूछा है। 3 कॉलम्स में कुछ चीजें पूछी हैं। सबसे पहले पूछा वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। सुने जी, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, जिस फोर्स का जिक्र किया है वो वाली फोर्स इनटू क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट डायरेक्शन। ये लो जी, क्या हुआ भाई? उसने पूछा वर्क डन बाय क्या? वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स कितनी है? हाँ जी, 1600। जिस डायरेक्शन में लग रही है उस डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना है? ये पॉइंट था x, ये पॉइंट है y। x से y तक डिस्टेंस कितना है? तो ड्राइविंग फोर्स भी अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस लग रही है, डिस्टेंस भी किधर है? डिस्टेंस भी अलोंग दैट प्लेन। तो क्या करूं? 50 इंटू कॉस ऑफ क्या? कॉस ऑफ 0 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 0। क्या जवाब आएगा सर? कॉस ऑफ 0 इग्नोर हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इंटू वट एवर दिस इज, क्या है जी? 80,000। क्या है ये? 80 किलो जूल्स। लो जी, ये आपने निकाला है क्या? वर्क डन। अभी नीचे स्पेस छोड़िएगा बहुत सारी, प्लीज नीचे स्पेस छोड़िएगा, मैंने बहुत कुछ लिखना है इसके नीचे। बेटा, ये ड्राइविंग फोर्स जा रही है, ये डिस्टेंस जा रहा है, इन दोनों का बीच में एंगल कितना है? एंगल कौन होता है? एफ और डी के बीच का एंगल होता है। एफ किस तरफ है? इधर। तो डी किस तरफ है? इधर। दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0। तो किस एंगल की बात हो रही है? क्यों निकालूं? हो गया आपको। अब मुझे बताएं, यहां से आगे समझ आ रहा कि फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्टेंस की डायरेक्शन ये है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, बीच में एंगल 0 है, तो इस एंगल का तो कोई लेना देना नहीं है। एनीवन एल्स जी? दोनों के बीच में एंगल कितना था? 0। कैलकुलेशंस 100% परफेक्ट हो गई। अच्छा सर, आपने कहा जी आप निकालो वर्क डन बाय द फोर्स। अब जब बाय द फोर्स निकाला, अजीब सा फटा हो गया। बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है नीचे की तरफ, डिस्टेंस आ रहा है ऊपर की तरफ। तो अब मैं क्या करूं? इनमें प्लस माइनस का कटा कहां से लाऊं? इनमें क्या करूं? ये फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला प्लस माइनस लाऊं, या एफ का मैग्नीट्यूड फिर डी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू करूं? 2 बातें हैं मेरे पास आपको समझाने के लिए। आपको मैंने क्या कहा था कल के लेक्चर में कि वर्क डन के 2 फार्मूले। कौन से फार्मूले? W इज इक्वल टू F डॉट डी, या ये फार्मूला है, या फिर W इज इक्वल टू F डी कॉस थीटा है, ये फार्मूला है।
बुशरा मैडम ये समझाइए क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसमें और उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। अगर मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं फोर्स का वेक्टर लूंगा, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, डी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लूंगा और पता नहीं कुछ डॉट करूंगा उनके साथ, क्या करूंगा? लेकिन यहां अगर मैंने करना हो तो क्या करूंगा? मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लूंगा, मैं डी का मैग्नीट्यूड लूंगा और मैं उन दोनों के दरमियान का एंगल का कॉस ले लूंगा। मुझे आपसे सवाल ही पूछना है, मैंने जब वहां दोनों तरीके लगाए हैं तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया है या फिर ये लगाया है? ये वाला लगाया है ना। तो जब मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, इसमें फोर्स का क्या लिखा हुआ है? ये वेक्टर है कि स्केलर है? ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है कि डायरेक्शन है? ये बोल्ड है और ये क्या है? ये अनबोल्ड है। इस सिचुएशन में कहते हैं फोर्स एज अ वेक्टर डॉट मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस एज अ वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। बट यहां क्या लिखा है? फोर्स का स्केलर, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ एंगल जो भी आता है सबको मल्टीप्लाई करें, प्लस आया तो उसकी मर्जी, माइनस आया तो भी उसकी मर्जी। एंड पे बताऊंगा कि माइनस का मतलब क्या होता है। मेरे पास एक जवाब आ गया है, आप में से किसी के पास अगर कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। लेकिन सवाल क्या होना चाहिए? सर इसका वेट के साथ क्या ताल्लुक है? ये नहीं होना चाहिए। इसका ड्राइविंग फोर्स के साथ क्या ताल्लुक है? ये सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल सिर्फ तीन चीजों के अंदर घूमेगा कि सर फ्रिक्शन क्या है, डिस्टेंस क्या है, एंगल क्या है, फ्रिक्शन 1000 क्यों है, डिस्टेंस 50 क्यों है, एंगल 180 क्यों है, आंसर माइनस क्यों है, आंसर माइनस क्यों है, ये सवाल हो सकता है। लो जी, अब आते हैं यहां पे वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स क्या है जी? ड्राइविंग फोर्स की मैग्नीट्यूड ली है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लिया है, बीच का एंगल लिया है, जवाब पॉजिटिव आ गया है, हो गया। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन की जब बात हुई, फ्रिक्शन की फोर्स ली, फिर डिस्टेंस लिया, फिर बीच का एंगल लिया, क्या हो गया? -1 आ गया, माइनस जवाब आ गया। अब एक मसला पैदा हो गया है, वर्क स्केलर है या वर्क वेक्टर है? स्केलर है। स्केलर की डायरेक्शन होती है तो स्केलर में माइनस होना चाहिए? नहीं, तो ये माइनस कहां से आ गया? ये सवाल है। अब दिमाग चलाएं, अब मैं चाहता हूं दिमाग चलाएं जी। नहीं, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना पुत्र, इधर ही रहना। इसी में से जवाब दो कि माइनस का क्या सीन है जी। नहीं, बिल्कुल गलत, 100% गलत जी। मकदाद, मैं वेक्टर शेक्टर नहीं बना रहा भाई, स्केलर ही है, स्केलर है जी, वर्क स्केलर है। मेरा सवाल है आंसर माइनस क्यों आ गया? मकदाद तुमने ठीक बोला, थोड़ा इसी दरमियान वाले कॉलम में जवाब दोगी तो ठीक हो जाएगा जी। आधा ठीक बोला, आधा गलत बोला है जी। अब बताइए जो लफ्ज बोलना चाहिए जी। पता नहीं, नो नो नो, एनीवन एल्स जनाब? ओ भाई तुसी क्लास का हिस्सा हो यार, तुम लोग भी हाथ खड़ा कर दिया करो। 3-4 लोग उसी बातें करूंगा, उनसे बातें करता हूं तो फिर उनको डांटता रहता हूं। ठीक है, नहीं उनसे बात ही नहीं करनी, वो उनको डांटूंगा फिर ऐसे ही मुफ्ती में जी। जी आप ऊंचा बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, तो क्या? ओवरऑल वर्क डन माइनस हो? नहीं समझ आ रहा जी मरियम। तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, वर्क तो नेगेटिव कभी होता ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, वर्क इज क्या? अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर इज नेवर क्या? इज नेवर नेगेटिव। मेरा तो माइनस आ रहा है, क्या करूं अभी जी? ये वर्क डन असल में नहीं, अभी भी गलत, आधा जुमला है, पूरा जुमला करेंगे सही। ये वर्क डन असल में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कोई चीज ही नहीं होती। कॉन्सेप्ट क्या होता है? वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन होते ही कुछ नहीं है। वर्क डन क्या होता है? अगेंस्ट द फ्रिक्शन होता है। क्या होता है जनाब साहब?
बल्कि एक काम करेंगे, इस जुमले को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग करता हूं, जस्ट 2 मिनट के लिए पेंडिंग करना है जुमले को। किस जुमले को? कि सवाल गलत है। सवाल शुड नॉट बी लाइक क्या? सवाल शुड नॉट बी लाइक वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, सवाल शुड बी क्या? वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। क्यों? सवाल को क्यों होना चाहिए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन? एक और बात करने से काम खत्म हो जाएगा मेरा। इस तीसरे कॉलम में आ जाए, तीसरे कॉलम में क्या लिखा हुआ है? वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, वर्क डन बाय, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? वेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओके, वर्क डन बाय द वेट में वेट वाली फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या? मल्टीप्लाई बाय क्या? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किससे मल्टीप्लाई करूं? अच्छा, वेट किधर है? नीचे है। इसी वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास एक डिस्टेंस ऑलरेडी है, लेकिन उधर भी एक मसला है। वेट मेरा किधर है, वो डिस्टेंस किधर है? कोई बात नहीं, एंगल बीच में क्या हो जाएगा? बहुत हुआ तो एंगल 180 हो जाएगा ना। बहुत हुआ तो एंगल, अगर मुझे वर्क डन बाय द वेट निकालना है, आई कैन सी वेट नीचे है, उसी की डायरेक्शन मतलब ऑलमोस्ट उसी प्लेन में एच ऊपर है, इनटू क्या? इनटू कॉज ऑफ क्या? 180। क्या मैं ये लिख सकता हूं? वर्क डन बाय द वेट के चक्कर में वेट इस किधर? नीचे। हाइट इस किधर? ऊपर। तो वेट लिख दिया, हाइट लिख दी, कॉज ऑफ 180 लिख सकता हूं? लिख सकता? गलती है इसमें? मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं वेट नीचे लिया है, हाइट ये लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? गलती तो नहीं की मैंने। मुझे तो इसमें कोई गलती है कि नहीं है? जो तुम कह रही हो वो हो सकता होगा, मैं वैसे नहीं करना चाहता। मैं क्या करना चाहता हूं? वेट ले लिया, इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल क्या ले लिया? हाइट ले ली, और बीच के एंगल कितना ले लिया? इसमें कोई गलती है तो बता दो। किसी को ये गलत लग रहा है? एफ डी कॉस थीटा के मुताबिक ये गलत लग रहा है? नहीं जी, बिल्कुल सही है। वेट कितना है? 300 इंटू जी 10 ले लेता हूं, हाइट 10 ले लेता हूं, कॉस ऑफ 180 -1 हो जाएगा। बताओ क्या जवाब है? -30,000 जूल्स। दिस इज एक्चुअली क्या? -30 किलो जूल्स। लो जी, यहां भी एक फटा हो गया। यहां भी क्या फटा हो गया? सर जी फटा ही हो गया है। ये भी वर्क डन बाय द वेट किया है, वो भी क्या हो गया? वो भी माइनस आ गया है। ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? यहां से अब लेक्चर स्टार्ट होगा जनाब साहब। क्या लेक्चर स्टार्ट होगा? गौर से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहला कमेंट सुनिए, और अगर कमेंट आपको गलत लगे उधर ही रोक दीजिएगा मुझे। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। किसी को मसला इस बात से? है जी? वर्क हैज नो डायरेक्शन एट ऑल। किसी को मसला इस बात में? वर्क शुड नेवर बी नेगेटिव। इसमें किसी को मसला है? तो दीज टू आंसर्स, या तो दोनों आंसर गलत हैं, या फिर दोनों सवाल गलत हैं, या क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है। अब हो बेसिकली क्या रहा है? हाँ, अब अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसका जवाब भी देख सकते हैं, उसका जवाब भी देख सकते हैं, उसका जवाब भी देख सकते हैं, और इन तीनों को आपस में कोई रिलेट भी कर सकते हैं। क्या रिलेट हो रहा है? ये कितना जवाब, ये कितना है? ये वर्क है क्या? बाय द, अगर ये गाड़ी है, अगर ये कौन है? गाड़ी है, तो गाड़ी में ड्राइविंग फोर्स कौन लगाता है जी? इंजन लगाता है। तो ये वर्क डन बाय द इंजन है। ये इंजन क्या इस्तेमाल करता है? इंजन अपना फ्यूल इस्तेमाल करता होगा, पेट्रोल इस्तेमाल करता होगा। पेट्रोल में कौन सी एनर्जी होती है? बेसिकली गाड़ी के फ्यूल में से कितनी केमिकल एनर्जी इस्तेमाल की गई है? 80 किलो जूल की केमिकल एनर्जी इस्तेमाल की गई है। क्या किया गया? वो है इनपुट ऑफ द सिस्टम, इसलिए पॉजिटिव चक्कर में आ गया है। किस चक्कर में आ गया? अच्छा, वो जो 80 किलो जूल की एनर्जी इनपुट हुई है, उसके बारे में एक असूल होता है कि ना वो क्रिएट होती है ना वो डिस्ट्रॉय होती है। वो क्या होती है? वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। भाईजान, केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है? सर जी, वो जो 80 किलो जूल का वर्क डन हुआ है, वो असल में किधर चला गया है? 50 किलो जूल का वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं हुआ, अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ है। तो जब अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ है तो वो ऐड नहीं हुआ सिस्टम में, वो सिस्टम से, वो सिस्टम का इनपुट नहीं है,
वो सिस्टम का, और वो यूजफुल आउटपुट भी नहीं है, वो वेस्टेड आउटपुट है। कौन है? वो एनर्जी क्या होगी है? डिसिपेट हो गई है। वो एनर्जी क्या हो गई है? वेस्ट हो गई है। किधर? अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए क्या, इस 80 किलो जूल में से 50 किलो जूल का वर्क किधर कंपनसेट हुआ है, किधर डिस्पेंस हुआ है? फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जाने में। तो बेसिकली, और बाकी 30, बाकी 30 सर, बाकी 30 ये हुआ है, बाकी 30 वर्क डन बाय द, वो भी बाय द वेट नहीं है, वो अगेंस्ट द वेट है। और जब वो अगेंस्ट द वेट है, तो जब वर्क डन अगेंस्ट द वेट होता है तो क्या होता है? जीपीई की सूरत में स्टोर होता है। क्या होता है जनाब साहब? वर्क अकेला टॉपिक नहीं है समझाने के लिए मेरे पास, वर्क का एक सगा भाई भी नहीं, जुड़वा भाई भी नहीं, वर्क खुद ही क्या होता है? वर्क खुद ही भाईजान एनर्जी होती है। वर्क और एनर्जी दो अलग अलग बातें नहीं होती हैं, वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है। अगर एनर्जी के बारे में आपका एक प्रिंसिपल है कि एनर्जी क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो बुद्धा जी वही प्रिंसिपल किस पे लगेगा? वर्क पे लगेगा। फिर वर्क भी क्रिएट नहीं होता होगा, वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होता होगा, वो एक फॉर्म से किधर जाता होगा? दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता होगा। इस पूरे सवाल में मुझे लगता है वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स में किसको कहूंगा? वर्क डन बाय द इंजन को कहूंगा। और अगर आप मुझसे उसकी एनर्जी पूछेंगे तो मैं वो केमिकल एनर्जी को कहूंगा। किसको कहूंगा? अच्छा, ये जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, मैं इस बाय फ्रिक्शन का माइनस आंसर आया तो माइनस को खाने के लिए अंग्रेजी चेंज कर दूंगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लिख दूंगा इसको। और अगर मैंने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लिख दिया तो फिर मैं कहूंगा 50 किलो जूल्स। क्या लिखूंगा? बाय को अगर अगेंस्ट कर दूं तो माइनस को प्लस कर दूंगा ना यार, ठीक है? तो मैं माइनस नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता माइनस? क्योंकि मुझे पता है वर्क स्केलर होता है, वर्क कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो मुझे या तो सवाल चेंज कर देना चाहिए या मुझे कुछ तो करना चाहिए कि मैं माइनस से जान छुड़ाऊं। मैंने क्या किया? मैंने -50 को +50 कहा। और क्या किया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन को क्या कह दिया? अगेंस्ट फ्रिक्शन कह दिया। और अगर उसकी एनर्जी निकालनी है तो आई होप आपको पता होगा ये फ्रिक्शन से एनर्जी कौन सी आती है? थर्मल। जब हाथ रगड़ो ना क्या होता है? हाथ रगड़ो, थोड़ा जोर से रगड़ो, हाथ गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाता है भाई? ये सर्दियों में क्या करते हैं हम? यूं क्यों करते हैं? हाथों को गर्म करने के लिए करते हैं भाई। क्यों करते हैं? तो फ्रिक्शन से हाथ क्या होते हैं? गर्म होते हैं भाई। तो फ्रिक्शन से कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड है? थर्मल। तो बेसिकली 80 किलो जूल की केमिकल एनर्जी में से 50 किलो जूल क्या हो गया? थर्मल एनर्जी में लूज हो गया, लॉस्ट इनटू थर्मल एनर्जी। वो लॉस्ट वाला माइनस हो सकता है, ये बैकवर्ड वाला माइनस, ये डाउनवर्ड वाला माइनस। ये कौन सा माइनस है? एनर्जी लॉस्ट वाला माइनस हो सकता है, लेकिन मैं इसको भी माइनस नहीं चाहता, मैं इसको भी प्लस, मैं इसको एनर्जी लॉस्ट कह दूंगा, माइनस नहीं कहूंगा। मैं इसको -50 कभी भी नहीं कहूंगा। मैं इसको या तो कहूंगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू 50 किलो जूल्स, या मैं कहूंगा दिस इज द थर्मल एनर्जी लॉस्ट बाय द सिस्टम फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स। क्या जनाब? बल्कि इसको मैं काम करूंगा, सिस्टम में से माइनस हो रहा है, सराउंडिंग में प्लस हो रहा है, मतलब सिस्टम में से निकल रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है। तो एक काम करेंगे, आई थिंक आपको थोड़ी सी वर्डिंग समझ आ रही होगी। और जो बाकी 80 में से 50 इधर जाया हो गया, पीछे कितना रह गया? 30। वो 30 क्या होगा? वो 30 जाया नहीं हो रहा। वो 30 क्या हो रहा है? वो 30 आपने क्या किया? वर्क डन बाय द वेट, बाय द वेट आया -30, इसको भी प्लस करने के लिए क्या करूं? वर्क डन अगेंस्ट द वेट, और वर्क डन अगेंस्ट द वेट का क्या करेंगे? अगेंस्ट द वेट क्या हो जाएगा? +30। तो जब अगेंस्ट द वेट होता है, ये देखो जी, इसका वेट नीचे है, इसके अगेंस्ट काम करूंगा तो ये वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा। किस शक्ल में? किस शक्ल में स्टोर हुआ इसके अंदर? जीपी की शक्ल में। तो ये 80 किलो जूल की केमिकल एनर्जी में से 50 किलो जूल की थर्मल एनर्जी गई और 30 किलो जूल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है। बीच में कोई माइनस की कहानी नहीं है, सिर्फ क्या है? द इनपुट एनर्जी इज 80 किलो जूल, द आउटपुट एनर्जी इज ऑल्सो 80 किलो जूल्स। इनपुट का नाम था केमिकल, आउटपुट में देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। वन दैट जो हम कहते हैं जी लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स होता है, द अदर दैट माइट बी स्टोर्ड इन द सिस्टम। कि अगर आपने गाड़ी को यहां छोड़ दिया, यहां पे गाड़ी की ब्रेकें फेल हो जाए, गाड़ी छूट जाए, क्या होगा? गाड़ी वापस नीचे आएगी, खुद ही नीचे आ जाएगी। क्यों? उसके अंदर एनर्जी थी। कौन सी? तो उस जीपीई को स्टोर करके वो क्या करेगा? उस जीपीई को इस्तेमाल करके क्या पता अपने आप को काइनेटिक में कन्वर्ट कर दे।
सवाल में एक लफ्ज था कांस्टेंट स्पीड, उसका मतलब क्या था? काइनेटिक एनर्जी का मसला कुछ नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी चेंज ना कम हुई ना, उसको इग्नोर मारो। तो क्या हो रहा है, मुझे लगता है ये वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स जो है ये एक्चुअल में वर्क डन बाय द इंजन है, जो कि केमिकल एनर्जी स्टोर को इस्तेमाल करता है। ये वर्क डन बाय द फ्रिक्शन नहीं, ये असल में वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन है, जो कि थर्मल एनर्जी में वेस्ट होता है। ये वर्क डन बाय द वेट नहीं, ये असल में वर्क डन अगेंस्ट द वेट है, जो जीपीई में कन्वर्ट होता है। तो आई थिंक मैं क्या जुमले लिखवाना चाहूंगा, मैं इसके नीचे क्या लिखवाऊंगा वो जरा गौर से सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछ लेंगे। मुझे अपना आर्ग्यूमेंट मुकम्मल करने दें, मेरा जब आर्ग्यूमेंट मुकम्मल हो जाएगा देन योर क्वेश्चन प्लीज। दिस इज एक्चुअली द वर्क डन बाय द इंजन, by the engine of the car. This is actually the work done by the engine of the car. इस पहले कॉलम के नीचे क्या लिखे? This is actually the work done by the engine of the car. This is actually the work done by the engine of the car. That uses क्या? That uses क्या? That uses chemical energy of the fuel. ये लिखिए, that uses chemical energy of the fuel. This is actually the work done by the car, work done by the car that uses the chemical energy of the fuel. डन हो गया। इधर आ जाए, इधर क्या लिखूं? This is actually the work done against friction. This is actually the work done against friction. This is actually the work done against friction that is lost into the surroundings. That is lost into the, that is lost from the system to the surroundings. That is lost from the system to the surroundings. That is lost from, क्या लिखा जी आपने? ऊपर से क्या लिखा? This is actually the work done against friction which is lost from the system in the form of क्या? In the form of heat या thermal energy? In the form of heat or thermal energy? In the form of heat or thermal energy. अच्छा, ये क्या है? ये कौन है? ये क्या है जी? This is actually the work done against gravity. This is actually the work done against क्या? Against gravity. This is actually the work done against gravity. That is क्या? That is stored in the form of gravitational potential energy. That is stored in the form of gravitational potential energy. That is stored in the form of gravitational potential energy. जी तो भाईजान यहां पर जाकर, बल्कि नहीं, 2 लाइनें और लिखवाने दे, फिर कहूंगा मेरा लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद मैं 2 लाइनें क्या लिखवाऊंगा? आई थिंक मुझे लगता है कि एंड असूल मेरे पास ये बनता है कि जो वर्क डन था बाय क्या? बाय द ड्राइविंग फोर्स, वो एक्चुअली क्या है? उसका कुछ हिस्सा क्या है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में गया है, प्लस कुछ हिस्सा जो है किधर? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में गया है। या तो यूं लिख दीजिए, ऐसा जो वर्क डन ड्राइविंग फोर्स ने किया है उस, असल में देखें, एक बात सुनिएगा प्लीज, जब हम डायनामिक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तब हमें फोर्सेस में इंटरेस्ट होता है। किस में इंटरेस्ट होता है? फोर्सेस में हमें राइट पे कौन सी फोर्स है और लेफ्ट पे कौन सी फोर्स है, इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है, बैकवर्ड कौन सी है, इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव कौन सी है, इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? एनर्जेटिक्स। क्या पढ़ा रहा हूं जी? मुझे पता है यहां किसमें इंटरेस्ट है। मुझे यहां पे फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे यहां पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव फोर्स में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे यहां पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट इसमें है जो मैंने वर्क किया है वो वर्क गया किधर है, वो वर्क किधर किधर इस्तेमाल हुआ है, वो वर्क किस किस खाते में इस्तेमाल हुआ है, या अगर मेरे पास एनर्जी आई है तो एनर्जी किस किस खाते में इस्तेमाल हुई है। ठीक है, यहां पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है। किसका कॉन्सेप्ट है? एनर्जी जो आई है कहां से आई है, एनर्जी गई है किधर गई है, वर्क किया है किसने किया है,
वर्क हुआ है, किस पर हुआ है? दिस वाज वन ऑफ योर क्वेश्चन, वर्क किस पर हुआ है? आई होप आपको याद आ रहा होगा थोड़ी देर पहले, वर्क किस पर हुआ है? वर्क किया है ड्राइविंग फोर्स ने, किस पर? गाड़ी पर। गाड़ी रगड़ी है किधर? रोड के ऊपर। गाड़ी रोड पर रगड़ने की वजह से क्या हुआ है? कुछ तो वर्क जाया हो गया, किसमें? फ्रिक्शन में, या वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, या फ्रिक्शन के अगेंस्ट, या थर्मल एनर्जी में। फिर कुछ वर्क किधर चला गया? बाकी रिमेनिंग वर्क किधर चला गया? सर वो अगेंस्ट द वेट इस्तेमाल हुआ है। अगेंस्ट द वेट इस्तेमाल हुआ मतलब सर जीपीई में इजाफे का सबब बना है। तो एक और काम क्या हो सकता है? आखिरी बात मैं लिख सकता हूं, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स या वर्क डन बाय द इंजन। बेसिकली ये कौन है? ये है केमिकल एनर्जी। जितनी केमिकल एनर्जी थी वो सारी किस में चली गई? कुछ चली गई। ये कौन है? थर्मल एनर्जी प्लस ये कौन है? ये कौन है? दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो क्या हुआ? केमिकल एनर्जी स्टोर में से जो फ्यूल था, फ्यूल का जो एक स्टोर है उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। कितनी स्टोर्ड एनर्जी है फ्यूल के अंदर? जितनी भी है, हजारों किलो जूल्स होएगी। उसमें से 80 किलो जूल निकली। 80 किलो जूल में से क्या हुआ? 50 किलो जूल थर्मल एनर्जी स्टोर में चली गई। ठीक है, फिर थर्मल एनर्जी स्टोर ऑफ द सराउंडिंग्स, फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स में चली गई। और 30 किलो जूल किस में चली गई? सिस्टम की जीपी में इजाफे में चली गई। आई थिंक जितना केमिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में तब्दीली आई है, उससे कुछ तब्दीली इसमें आ गई है, उससे कुछ तब्दीली इसमें आ गई है। जितनी टोटल तब्दीली उसमें है, दैट इज इक्वल टू क्या? इसकी तब्दीली प्लस इसकी तब्दीली, ऐड करो उसकी तब्दीली। आई थिंक ये मेरा बुनियादी कॉन्सेप्ट है, जिसके मुताबिक मैं समझता हूं कि एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एंड यू नो वर्क डन ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। वो भी क्या होता है? एक बंदा वर्क करता है, किसी और वर्क में वो कन्वर्ट हो जाता है। ड्राइविंग फोर्स ने वर्क किया है, क्या हुआ है? वो वर्क, कुछ वर्क फ्रिक्शन को ओवरकम करने में इस्तेमाल हुआ है, और कुछ वर्क जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ है। अब आप इसको बाय द फ्रिक्शन कहते हैं या बाय द वेट कहते हैं, मैं समझता हूं इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में वर्क डन बाय द वेट सही जुमला है। क्यों? क्यों? वहां पे वेट ने वाकई में वर्क किया है। आपने वेट को ड्रॉप किया, वेट नीचे जा रहा था, डिस्टेंस में नीचे जा रहा था, तो उसने वर्क कर लिया। ठीक है, वो उधर मुझे कोई एतराज नहीं है। नीचे वाले सवाल में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इस लफ्ज में भी मुझे एतराज है, और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इस लफ्ज में भी मुझे एतराज है। इन दोनों ने कौन सा वर्क किया? इन्होंने कोई वर्क नहीं किया। वर्क असल में किसने किया है? वर्क तो इंजन ने किया है। वर्क तो सारे का सारा, मैं इसलिए आपको कह रहा था भाई सबर कर लो, सबर कर लो, सबर कर लो। मुझे पता है मैंने क्या डिजाइन किया हुआ है। मैंने एंड पे कुछ कहना है, वही कहना है जो तुम लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर फ्रिक्शन कब वर्क करती है। मैंने भी यही समझाना है कि फ्रिक्शन कब वर्क करती है। ग्रेविटी ने कब वर्क किया है? बंदा ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रही है। ग्रेविटी तब वर्क करेगी बंदा नीचे जाएगा। बंदा ऊपर जा रहा है, हम कह रहे हैं जी ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। वो ग्रेविटी ने कोई वर्क नहीं किया। वर्क सारे का सारा किसने किया? वर्क सारे का सारा ड्राइविंग फोर्स ने किया। लेकिन एग्जामिनर है, उसकी मर्जी है भाई, उसकी मर्जी। वो इस सवाल में लिख दे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, नहीं लिखेगा। वो इस सवाल में हमेशा क्या लिखेगा? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्यों? उसको पता है कि अगर उसने वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखा तो मेरे जैसा पागल क्या करेगा? फ्रिक्शन को कहेगा तुम बैकवर्ड हो, डिस्टेंस को कहेगा तुम फॉरवर्ड हो, तुम्हारे बीच में एंगल 180 है, मैं cos 180 लगाऊंगा और जवाब आएगा माइनस। फिर वो खुद ही परेशान होगा, यार ये वर्क माइनस कैसे आ गया, और वो टेक्निकली मेरी टके की गलती नहीं निकाल सकेगा। वो कहेगा उसको पता है फोर्स मैंने फ्रिक्शन सही लिखी हुई है, डिस्टेंस मैंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एंगल मैंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो मेरे आंसर में मसला नहीं है, उसके सवाल में मसला है। क्यों लिखा उसने वर्क डन बाय फोर्स? निकालो, बाय फ्रिक्शन निकालो। क्या लिखना चाहिए था उसको? भाई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालो। और तब मैं क्या कहता? तब मैं कहता अच्छा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालो। ओके जी, फ्रिक्शन बेशक इधर है, इसके अगेंस्ट किधर वर्क हो रहा है? इसके अगेंस्ट उधर ही हो रहा है। फिर वो आप कहते सर जी इस ड्राइविंग फोर्स का कुछ हिस्सा इसको कवर करने में लग रहा है। कितना हिस्सा बताओ जी? इस ड्राइविंग फोर्स का कितना हिस्सा इसको कवर करने में लग रहा है? 1000 न्यूटन। कितना हिस्सा भाई? तो इस 1600 में से 1000 इसकी वजह से लग रहा है,
तो मैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 50 करता तो प्लस 50 ही आता। क्या आता? फिर आप कहते हैं सर वर्क डन बाय द वेट निकालो। मैं कहता भाई इस 1600 में से कुछ हिस्सा वेट के किसको, वेट के इसको, क्या वेट के इसको कवर करने में लग रहा है, और मैं 100% श्योर हूं कि दिस वैल्यू मस्ट बी 600। कैसे? व्हाई वुड दिस बी 100? व्हाई वुड दिस बी 600? क्योंकि 1600 में से 1000 ने इसको ओवरकम किया है, तो 600 किसको ओवरकम करेगा? आप चेक कर लें, वैसे चेक करें जी, चेक करेंगे। ये है क्या वैसे? डब्ल्यू कौन है? डब्ल्यू साइन थीटा है। कौन है? अच्छा डब्ल्यू साइन थीटा, करो जी डब्ल्यू साइन थीटा जरा। डब्ल्यू क्या है? 300। जी क्या है? 10 साइन थीटा क्या है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर, ये थीटा है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है। भैया मैं सीधा सीधा साइन थीटा की जगह 10/50 लिखने लगा हूं। किसको मसला है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 10, हाइपोटेन्यूज इज, मल्टीप्लाई करो उसको 600। तो आप लोग शायद आप सोच रहे थे इसका डायनामिक्स, क्या सोच रहे थे? डायनामिक्स भी है इसका एक। क्या डायनामिक्स था? कि 1600 न्यूटन की, देखे ना मैंने क्या कहा था कि कांस्टेंट स्पीड पे चलोगे तो क्या होगा? डायनामिक्स भी होगा एक। क्या डायनामिक्स होगा? एफ नेट 0 होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर होगा। फॉरवर्ड है 1600, तो बैकवर्ड दोनों कितने होने चाहिए? 1600। उसमें से 1000 कौन है? ये, तो ये कितना होना चाहिए? 600, ताकि ये 600 और 1000 क्या हो जाए, तो आगे 1600, ये वाला 1600 क्या हो जाए। मैंने इसकी डायनेमिक्स नहीं पढ़ानी थी, मैं ये रिजॉल्व करके फॉरवर्ड बैकवर्ड किसी जमाने से कर चुका हूं, बहुत होगी मेरी इसके साथ। मैंने नहीं करना भी रिजॉल्व, मैंने नहीं करना फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स। मैंने चैप्टर चेंज कर दिया है। क्या है मेरे चैप्टर का नाम? एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स में मुझे क्या निकालना है? वर्क डन। या क्या निकालना है? एनर्जी चेंज। तो मैं वर्क डन के हिसाब से चलूंगा। वर्क डन क्या करता है? कहता है भाई रहने दे तू फॉरवर्ड बैकवर्ड में, ठीक है, तू प्लस माइनस को मार गोली। तेरा लफ्ज क्या होना चाहिए इस केस में? एक सवाल क्या होना चाहिए था? पहले कॉलम में सवाल होना चाहिए था वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स। आई वुड हैव सेड क्या कि जनाब साहब वही जैसे निकाला हुआ है। अगला कॉलम क्या होना चाहिए था? फाइंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्या कहता मैं? अरे जी अगेंस्ट फ्रिक्शन 1600 में से कितना अगेंस्ट फ्रिक्शन इस्तेमाल हो रहा है? 1000 अगेंस्ट फ्रिक्शन इस्तेमाल हो रहा होगा। 1000 इंटू 50 इंटू कॉस ऑफ 0। क्यों कॉस 0 क्यों करता? अगेंस्ट इसका एक कॉम्पोनेंट ले रहा था ना, इसका वो हिस्सा जो फोर्स के अगेंस्ट है। इसके होते दो हिस्से, एक हिस्सा दो हिस्से, एक हिस्सा इसके अगेंस्ट, एक हिस्सा इसके अगेंस्ट। तो यहां वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में इस 1000 इंटू 50 को करता और प्लस 50 आता। यहां क्या करता? बाय वेट ना करता, यहां भी क्या करता? अगेंस्ट वेट करता। तो अगेंस्ट वेट में क्या होता? आई थिंक वेट के अगेंस्ट, ये वेट के कंपोनेंट है 600 जो इसको आगे नहीं जाने देता होगा, उसका 1600 का एक 600 का कंपोनेंट है जो इसको कवर करने के आगे जाता होगा। उस 600 ज़रब 50 तो क्या होता? जैसे 600 ज़रब 50 भी 30 ही आता। किसको मसला इस बात से? तो अब वो तरीका अलग था, ये तरीका अलग है। मैंने जानबूझ के सवाल ऐसा बनाया है ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं आपको समझा सकूं। और मुझे लगता है यहाँ जाके मेरे लेक्चर का इख्तिताम होता है। अब आप बताइए कि अगर आपको समझ आए तब भी ठीक है, नहीं आया तब बता दीजिए।